तो इस तरह हमने देखा कि लेखिका ने अपनी माँ और अपनी नानी के बारे में बात बताई, इसीलिए पाठ का नाम भी लिख रखा गया है कि मेरे संग की औरतें। इसके बाद लेखिका बताती है अपनी परदादी के बारे में। वे कहती है कि लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। अर्थात लीक से अर्थात सीमा के बाहर अगर उसके पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो अच्छी बात होती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें लीक से बाहर यानी सीमा से बाहर काम करना पसंद था, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी भी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएगी तो वो तीसरी दान कर देगी। यानी खुदा की दया से अगर उनके पास पहनने की 2 से ज़्यादा अगर धोती होगी तो वो तीसरी धोती क्या करेगी, दान कर देगी। इस तरह पता चलता है कि लेखिका की जो दादी है वो जैन समाज के एक नियम अपरिग्रह यानी संग्रह ना करना, इकट्ठा ना करना, इस भावना को मानती थी। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था कि उनकी जो ये सनक थी, उनकी जो ये आदत थी, वो बिरादरी के बाहर, समाज के बाहर कोई हरकत नहीं मानी जाती थी। पर उनका असली जलवा तो तब देखने को मिला जब मेरी माँ अर्थात मृदुला गर्ग की माँ पहली बार गर्भवती हुई और परदादी ने मंदिर में जाकर ये मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का यानी पोती की बहू का जो पहला बच्चा है वो लड़की हो। ये गैर रवायती मन्नत मानकर उन्हें चैन नहीं पड़ा। उन्होंने भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय यानी गुप्त रखने की बजाय सरेआम ये ऐलान कर दिया और लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि उस ज़माने की अधिकतर औरतें ये मांगती थी कि उन्हें पहला जो है लड़का हो, लेकिन इन्होंने पहली लड़की मांगी थी। उनकी इस फितूर की अर्थात उनकी इस जिद की कोई वाजिब अर्थात ठोस वजह भी नहीं थी। ये भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा कर रही थी, ऐसा भी नहीं था। क्योंकि खानदान के अंदर बहुत सारी पुश्तों के अंदर लड़कियाँ पैदा हुई थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहुत सारी बहनें मौजूद थी। पहला बच्चा हर बहू को बेटा होता था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर अर्थात नियम के अनुसार मंदिर जाकर अपनी मन्नत दोहराती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा तार जुड़ा हुआ है, अर्थात माँ जी यहाँ पर मन्नत मांगती और उधर उनकी मन्नत पूरी हो जाती। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बचता, अर्थात वहाँ पर लड़की पैदा हो जाती। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती ही। पहली मर्तबा यानी पहली बार में ही वह तैयार हो गई थी कि अगर कोई गोद में खेलेगा तो वो पोती खेलेगी। पर माँ की आरजू किस कदर रंग लाएगी, उन्हें ये भी गुमान ना रहा हो। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन, अर्थात दादी को लड़की चाहिए थी और उनकी ये जो इच्छा थी, ये जो जुस्तजू थी, वो गैर वाजिब थी यानी वाजिब नहीं थी। इस कारण भगवान उनकी इस फरियाद को सुनकर इस तरह से अफरा तफरी में आ गए, इस तरह से हेर फेर में आ गए कि उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं पूरी 5 कन्याएं धरती पर उतार दी। अर्थात माँ जी की जो बेटी पालने की जो जिद थी, बेटी होने की जो जिद थी, वो इस तरह से पूरी होगी, उनको इनका अंदाज़ा नहीं। भगवान तो क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ में आ गई। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गाँव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी, रत जगह यानी रात्रि में जाग रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर से नामी चोर कब सेंध लगाकर यानी कब हवेली के अंदर हॉल करके हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वह अपना कमरा छोड़ दूसरों में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठा कर उतरा था। उसे क्या पता कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुखरिन जगह बदल लेगी। अर्थात चोर ने सब कुछ देख कर ही आया था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये जो बुढ़िया दादी है वो जगह बदल देगी, और उसने जितना सारा सोच समझ कर दिमाग में आया था वो सब उसका धरा का धरा रह गया। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँवों की आहट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। माँ जी ने आराम से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया, यानी उसने सीधा सवाल का जवाब दिया कि मैं बोल रहा हूँ। माँ जी ने कहा पानी पिला, तो चोर झिझक कर बोला मैं। तब तक माँ जी बिस्तर से बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, ये लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया कि अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग बंधी है। भगवान ने
भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसने सुनी थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट के धर्म संकट के चोर के मुंह से सच उगल गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। ये माँ जी ने कहा। चोर ने कहा, आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? कहा ना, रगड़ के धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, और तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पानी पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। यानी चोर ने सोचा कि भगवान उसके आसपास ही है, ये बुढ़िया इतनी चालाक कैसे हैं। ऐसा करके वो लोटा उठाकर चला गया। पूरी एहतियात के साथ पानी भर कर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। चोर आखिर कुएं पर पकड़ा गया। तभी माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा, चाहे तू चोरी कर चाहे खेती कर। बेचारा चोर इस तरह से सुधर गया। बेटा बेचारा किस लायक रह गया। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा। मुझे डरा डरा हैरान सा लगा। अर्थात लेखिका ने उस चोर को देखा और उस चोर का किस्सा भी सुना कि ये वही आदमी है जो किसी समय चोर हुआ करता था, लेकिन दादी के कारण वो अब एक अच्छा आदमी बन गया। आगे लेखिका कहती है कि अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच, अर्थात नानी के बीच में और परदादी के बीच में ऐसी फंसी कि एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने की कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी। अर्थात लेखिका को कोई हीन भावना नहीं थी कि मैं एक लड़की हूँ। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक ही रोमानी रही, और दूसरी तरफ नानी को लेकर मैं भी उनकी तरह देश की आज़ादी के बारे में सोचने लगी। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी, यानी लेखिका बीमार थी उस समय। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत होने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे और उनसे भी ज़्यादा नाना थे, यानी वो नाना के परम मित्र होने की वजह से वो नाना के जैसे ही थे, इसलिए पिताजी की चलती नहीं थी। जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते रहते थे पिताजी, वो चुप्पी साध गए, क्योंकि अब वो मुझे नहीं भेज सकते थे, क्योंकि नाना ने मना कर लिया था। मैं बस तो रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? लेकिन गुड़िया के टूटने पर भी इतना नहीं रोया होगा जितना मैं रोई थी। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं थी कि गुड़िया से बहल थी, और इतनी बड़ी नहीं थी कि डॉक्टरी तर्क को समझती थी। अर्थात लेखिका ना ज़्यादा छोटी थी ना ज़्यादा बड़ी थी। गुड़िया से वह मानने वाली नहीं थी, और डॉक्टर के तर्क को वो समझती नहीं थी कि इतनी उसके अंदर में अभी अक्ल नहीं आई थी। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कामरोजर्स उपन्यास पकड़ा, और किताबें पढ़ने का मुझे मिराग था, अर्थात मुझे बहुत शौक़ था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के सभी प्राणी पलायन कर चुके, अर्थात जा चुके हैं, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे, तो मैंने रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर मुझे इतनी मोहलत नहीं थी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। पर उस वक्त ब्रदर्स कामराजो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरे समझ में नहीं आया। इन्हें पिताजी की क्या वजह थी कि उन्होंने मुझे ये उपन्यास दिया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। यानी पाठ तो याद रहे, लेकिन वो सारे के सारे पाठ आपस के अंदर मिक्स हो गए। कितना पहली बार पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया, अर्थात याद हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ साथ रहा, यानी मुझे हर उम्र के अंदर वो लेसन याद रहा। मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, जो ये लेखिका मृदुला गर्ग की ये किताबें हैं लिखी हुई, उसको प्रभावित करता रहा। मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, व कट गुलाब उपन्यास के कई अंश, ये सारी लेखिका की रचना थी, और उस उपन्यास ने इन रचनाओं को काफ़ी प्रभावित किया, जो कि लेखिका के पिता ने उसे पढ़ने के लिए दिया था। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा।
कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई, क्योंकि जैसा लेखिका के अंदर लड़की होने की कोई हीन भावना नहीं थी, वैसे ही उसकी चारों बहनों में भी ऐसी कोई हीन भावना नहीं थी कि वो लड़की हैं। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही, यानी उनको भी लीक से हटकर, सीमा से हटकर काम करने में मज़ा आता था। लेखिका की तरह उन चारों बहनों के साथ में भी ऐसा ही हुआ।